हेलो, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, बाबू जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी। आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो इस बात पर है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होते हैं, विधि के प्रश्न और तथ्य के प्रश्न क्या होते हैं, इसको समझने की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो विधि छात्र है या जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जो हमारे वकील लोग कार्य कर रहे हैं, तो उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि विधि के प्रश्न और तथ्य के प्रश्न क्या होते हैं। तो इस पर मेरा एक छोटा सा व्याख्यान है। हम अक्सर सुनते हैं कि निचली अदालतें तथ्यों के प्रश्नों पर ज़्यादा सुनती हैं और उन तथ्यों के प्रश्नों के आधार पर निर्णय दे देती हैं। मतलब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पर जितनी भी बहस होती है वो निचली अदालतों, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी कोर्ट्स हैं उन पर बहस हो जाती है। और जब हायर कोर्ट की बात आती है तो जो उच्च न्यायालय है स्टेट लेवल पे और देश के स्तर पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उस पर ये देखा गया है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ, विधि के प्रश्न पर अगर कोई विधि के प्रश्न पर बहस करना चाहता है और निचली अदालत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो अब वो हायर कोर्ट में जब जाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर किन प्रश्नों की सुनवाई होगी। तो सामान्य नियम ये है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधि के प्रश्नों पर सुनवाई होगी, तथ्य के प्रश्न पर नहीं होगी। केवल एक्सेप्शनल केसेस में कोर्ट अनुमति देता है, अपवादिक परिस्थितियों में तभी तथ्यों के प्रश्नों पर हायर कोर्ट्स में सुनवाई होती है। तो अब इसको जानना अति आवश्यक है कि तथ्य के प्रश्न क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और विधि के प्रश्न क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। तो हम इस चीज़ को समझने से पहले हम एक चीज़ को समझना चाहते हैं कि पहले समाज में कोई घटनाएं घटती हैं, कोई तथ्य घटते हैं, फिर उसके बाद पब्लिक ओपिनियन बनती है, समाज में लोकमत तैयार होता है, फिर उसके बाद विधि बन जाती है। और जब उस पर विधि बन जाती है तो उसके बाद जब वही तथ्य घटते हैं तो उस पर जो रेमेडी प्राप्त होती है वो रेमेडी आपको दे दी जाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे यहाँ जब आईपीसी बनी तो 1986 में एक धारा लाई गई थी 304B, जो है हमारे यहाँ एक दहेज हत्या को बताती है। तो ये दहेज हत्या क्यों लाई गई? 1986 से पहले ये धारा नहीं थी, हमारे यहाँ केवल हत्या की धारा थी। तो इस को हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे समाज में कुछ घटनाएं घट रही थी, कुछ तथ्य घट रहे थे, कुछ सच्चाइयाँ घट रही थी कि विवाहित महिलाओं को दहेज के नाम पर जलाया जा रहा था, मारा जा रहा था। और वो एक दयनीय स्थिति थी और इस दयनीय स्थिति को सोचते हुए लोकमत तैयार हुआ और फिर विधायिका ने हमारे यहाँ 304B बना दी। और 304B में अगर ये कोई भी विवाहित महिला अगर अप्राकृतिक मृत्यु मरती है तो 304B उसके लिए बनाया गया है और इसके तहत व्यक्ति को, पति को या उसके नातेदारों को दंडित किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 304B के अगर उदाहरण से हम समझें कि विधि के प्रश्न क्या होते हैं, तथ्य के प्रश्न क्या होते हैं, तो अब विधि के प्रश्न को समझने के लिए हम 304B में हम ये देखेंगे कि 304B जो दहेज हत्या के अपराध को बताता है तो उस अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो अपराध के जो भी आवश्यक तत्व होते हैं वो विधि के प्रश्न क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं। जैसे कि 304B में एक आवश्यक तत्व है कि विवाहित महिला का, तो जैसे विवाहित महिला है कि नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब उसकी डेथ अननेचुरल है कि अननेचुरल है कि अननेचुरल है, ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्या विवाह के उपरांत 7 साल के अंदर उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुई है, तो विवाह के 7 साल के अंदर हुई है कि नहीं हुई है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब विवाह के पूर्व उस विवाहित महिला से जो है दहेज की मांग की जा रही थी, तो ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि मांगी जा रही थी कि नहीं मांगी जा रही थी, डाउरी संबंधित कोई चीज। तो अगर ये जो आवश्यक तत्व हैं, किसी भी परिभाषा के जो आवश्यक तत्व होते हैं, और अगर उन पे कोई प्रश्न उठाया जाता है तो उसे विधि का प्रश्न कहते हैं। अब इन विधि के प्रश्नों को ये सच है
और इन विधि के प्रश्नों को अपने पक्ष में या अपने विपक्ष में तथ्यों का सहारा लिया जाता है। जैसे कि अब हम इसी धारा को समझने के लिए तथ्य के चीज़ों को समझना चाहिए कि अब उस विवाहित महिला की प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक मृत्यु हुई कि अप्राकृतिक मृत्यु हुई, मतलब ये नेचुरल डेथ है कि अननेचुरल डेथ है, ये क्वेश्चन अगर अराइज हो रहा है तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, विधि का प्रश्न है। अब इसको हम कैसे साबित करें? तो हमने साबित किया कि ये जो महिला है ये जलाई गई है और इसकी हमने फ़ोटो भी आपको दिखाई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात निकल के आ रही है, ये जली मतलब बॉडी जली हुई, डॉक्टर भी इस चीज़ को लिख रहा है। तो ये जो फैक्ट्स आ रहे हैं ये हमारे जो है तथ्य हैं और इन तथ्यों के माध्यम से साबित किया जा रहा है। लेकिन इन पर भी प्रश्न उठ सकता है, क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है इसमें डॉक्टर ने फेक रिपोर्ट लगाई है या फोटो जो है, जो जली हुई रिपोर्ट दिखाई जा रही, फोटो दिखाई जा रही है, ये फेक फोटो है, ये मैनिपुलेटेड फोटो है, इसको असली फोटो ये नहीं है, इसमें छेड़छाड़ की गई है। तो अगर हम इस तरीके से अभियुक्त इन पर प्रश्न उठाता है इन तथ्यों को लेके और अगर वो साबित कर देता है कि तथ्य मैनिपुलेटेड हैं, फेक हैं, झूठे हैं या गढ़े गए हैं, तो अभियुक्त के पक्ष में निर्णय हो जाता है। तो अब जो हमारी पुलिस है, जो हमारा प्रोसिक्यूशन है, वो इस बात को साबित करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि जो है व्यक्ति दोषी है कि नहीं, क्योंकि 304 भी जो इसलिए लाया गया क्योंकि इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B में एक उपधारणा है कि अगर कोई विवाहित महिला अप्राकृतिक मृत्यु मरती है विवाह के 7 साल के अंदर तो वो दहेज हत्या समझ ली जाती है। तो मतलब क्या है कि अभियुक्त को शुरू से ही यहाँ पर जो है दोषी समझा जा रहा है, निर्दोष नहीं समझा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि जिस प्रकार से अप्राकृतिक मृत्यु हुई है तो उस अप्राकृतिक मृत्यु के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो जो भी कहा जा रहा है, जो भी तथ्य आ रहे हैं वो हमारे तथ्य होते हैं और उन पर यदि कोई आक्षेप करता है, ऑब्जेक्शन करता है, वो तथ्य के प्रश्न हो जाते हैं। अब हमको इसका एक दूसरा उदाहरण लेना है कि हमारे यहाँ बच्चन सिंह के केस में ये बताया गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो है हमारे यहाँ फांसी दी जाएगी, विरलतम मामले में फांसी दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो बच्चन सिंह के केस में जो डॉक्ट्रिन लेट डाउन करी सुप्रीम कोर्ट ने, डॉक्ट्रिन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ये इटसेल्फ स्वयं में एक विधि का प्रश्न है। मान लीजिए कोई एक घटना घटती है और किसी की मृत्यु कारित हो जाती है तो प्रश्न उठता है कि ये जो मृत्यु कारित हुई है ये दुर्लभतम या विरलतम मामले में आता है कि नहीं आता है, दुर्लभ मामले में या विरलतम मामले में आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए एक उदाहरण से हम इस चीज़ को समझेंगे और यह भी समझेंगे कि विधि का प्रश्न क्या है और तथ्य का प्रश्न क्या है यहाँ पर। तो मान लीजिए निर्भया केस हुआ था, तो निर्भया केस में जो अभियुक्तों को फांसी दी गई थी वो इसलिए दी गई थी क्योंकि उनका ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ रहा था। तो अब इनका ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आएगा कि नहीं आएगा, ये एक विधि का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि बच्चन सिंह में डॉक्ट्रिन जो है लेट डाउन की गई थी, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि दुर्लभतम मामले में ही जो है, जो दुर्लभ मामले हैं उसी मामले में ही फांसी दी जाएगी। तो निर्भया के केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया और ये जो है ये एक विधि का निर्धारण था, ये एक विधि को निर्धारित किया गया, ये प्रिंसिपल्स जो लेट डाउन है उसके पक्ष में ये रखा गया। और इस को कैसे साबित किया गया, तो उन तथ्यों का सहारा लिया गया। जैसे कि क्या तथ्य सामने आए कि इसमें कई व्यक्ति इन्वॉल्व थे, गैंगरेप किया गया था, तो कई व्यक्ति शामिल थे, ये एक फैक्ट है, इसको साबित किया गया। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था कि कितने व्यक्ति शामिल थे, तो कितने व्यक्ति शामिल थे, अगर इस पर कोई आक्षेप करता, कोई ऑब्जेक्शन करता, तो प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित कर गया था कि इसमें जो है कई व्यक्ति शामिल थे। अब दूसरा आ रहा है कि मान लीजिए वो कोमा में चली गई थी लड़की, जो विक्टिम थी वो कोमा में चली गई थी, एक फैक्ट है और ये साबित हो गया है। अगर इस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाना भी चाहे तो उठा नहीं सकता, विधि तथ्य का प्रश्न ये बन नहीं सकता क्योंकि पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही थी। अब इसके अलावा एक तथ्य ये सामने आया कोर्ट के आगे कि
इसके जो वाइटल पार्ट था, जो हमारी रेप विक्टिम है, इसमें इसके वाइटल पार्ट के कुछ अंश बाहर आ गए थे, जो कि एक हैवानियत को दर्शा रहे थे। और इस हैवानियत को दर्शा रहे थे कि इस रेप विक्टिम के साथ जो इंजरी कारित हुई है वो सेक्शन 44 में जो आईपीसी की जो इंजरी है उसमें माइंड इंजरी, बॉडी इंजरी, रेपुटेशन इंजरी को भी कवर कर रहा है। तो ये जो हैवानियत की गई है ये विरलतम मामले की कोटि में रखा गया। तो ये जो फैक्ट आया है कि इसके वाइटल पार्ट का में कुछ अंग जो अंदर के थे पेट के वो बाहर आ गए थे, ये एक तथ्य सामने आया था। तो इस तथ्य पर कोई भी प्रश्न उठ नहीं पाया, क्योंकि इस पर भी काफ़ी साबित किया था प्रोसिक्यूशन ने। अब मान लीजिए एक तथ्य ये सामने आया कि डीएनए रिपोर्ट जो उनकी थी, जो ब्लड रिपोर्ट्स की, जो स्पर्म्स रिपोर्ट्स की जो उनकी थी, तो वो उन्हीं अभियुक्तों के पाए गए थे। तो अगर अब कोई तथ्य का प्रश्न यहाँ उठता है अभियुक्त के द्वारा, तो वो यही उठाएगा कि हमारे ये जो सैंपल लिए गए हैं, नमूने लिए गए हैं, ये हमारे सैंपल नहीं हैं, ये मैनुपुलेटेड कर दिए गए, ये फेक एविडेंस लाए जा रहे हैं। अगर अभियुक्त इस चीज़ को साबित कर दे कि ये फेक एविडेंस है, या ब्लड जो लिया गया उनका अभियुक्तों का, या जो भी बॉडी सैंपल इनका लिया गया है वो इनका नहीं है, किसी और का है, अगर वो अभियुक्त पार्टी इस चीज़ को साबित कर देता तो निश्चित रूप से अभियुक्तों को इसका लाभ मिलता। और लेकिन चूंकि वो ये भी साबित नहीं कर पाए कि ये जो सैंपल है वो अभियुक्तों के नहीं है, तो इस तथ्य को भी उन्होंने सुसंगत तथ्य माना। तो तथ्य पर अगर कोई प्रश्न उठता भी है तो वो किसी के पक्ष या विपक्ष में जो जिसके पक्ष में समर्थन साक्ष्य होते हैं उस साक्ष्य का समर्थन करते हुए जो है कोर्ट जो है उस पर निर्णय दे देती है। तो मोटा मोटा ये जो है आपको समझ में आया होगा कि तथ्य के प्रश्न और विधि के प्रश्न क्या होते हैं। अब हम इसमें एक चीज़ और भी बोलना चाहेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2014 का केस है। तो इसमें एक फैक्ट आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों को फांसी की सज़ा दे दी थी, लेकिन उसके बाद जो है फांसी की सज़ा को बदलकर उन्होंने आजीवन कारावास कर दिया था। तो अब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि फांसी की सज़ा को आप कैसे आजीवन कारावास में बदल दे रहे हैं। तो अगर इस पर कोई ऑब्जेक्शन करता तो ये विधि का प्रश्न होता। लेकिन एक तथ्य सामने आया कि जो है इस पर ये एक तथ्य सामने आया था कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तथ्य आया कि इनकी जो मर्सी पेटिशन थी वो कई सालों से लंबित थी राष्ट्रपति के पास। तो ये इन्होंने एक ये तथ्य लिया कि इतने सालों तक मुझे फांसी नहीं दी गई है, हम प्रतिदिन इतना डर डर के जीवन जिए हैं, ये हमारे डिग्निटी ऑफ लाइफ के खिलाफ है। और इस तथ्य को वो साबित भी कर ले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को उनका रिलीवेंट फैक्ट माना और जो है उस फांसी की सज़ा को जो है उन्होंने आजीवन कारावास में बदल दिया। तो यहाँ पे एक तथ्य क्या आया कि जो है फांसी देने में जो है देरी की गई। तो इसके अलावा अगर आप एक एग्जाम्पल और लें सेक्शन 299 आईपीसी का, उसका जो इलस्ट्रेशन भी है उसको समझाने के लिए मैं कुछ पात्र लूँगा। मान लीजिए एक पात्र है बिल्लू बदमाश, एक लड़की है ईशा और एक है लड़का इंद्रजीत। इंद्रजीत झाड़ी के पीछे खड़ा है, ईशा इस चीज़ को नहीं जानती, मतलब नोइंग जो नॉलेज है वो इसमें नहीं है ईशा में। और बिल्लू बदमाश इस चीज़ को जानता है नोइंगली कि इंद्रजीत झाड़ी के पीछे है, उसके बावजूद भी वो ईशा को कहता है कि तुम इस झाड़ी पर बुश पर गोली चलाओ। और ईशा इस चीज़ को नहीं जानती कि झाड़ी के पीछे इंद्रजीत खड़ा है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ ये अराइज होगा कि क्या ईशा जानती थी या नहीं जानती थी। तो ईशा जानती है कि नहीं जानती, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ पर अगर अब जानती थी या नहीं जानती थी, इस पर कोई तथ्य अगर कोई देना चाहेगा तो ये देगा कि देखिए वीडियो लगा है रोड पर, आप रोड पर वीडियो देख लीजिए, या कोई गवाह है वो गवाह कहेगा कि जब इंद्रजीत पीछे चला गया था उसके बाद ईशा कुछ देर के बाद आई थी और ईशा नहीं जानती थी। मतलब किसी भी तरीके से उस तथ्य को लाना पड़ेगा कोर्ट के समक्ष कि ईशा नहीं जानती थी। अब अगर इस तथ्य को साबित कर दिया ईशा ने कि देखिए वीडियो भी बता रहा है कि मैं नहीं जानती थी, तो अगर अब इस पर कोई भी
क्वेश्चन पुटअप होता है, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बनाया जाता है, तो ये आपको साबित करना पड़ेगा कि इस वीडियो को मैनिपुलेटेड किया गया। तो जिसके भी पक्ष में एविडेंस चले जाएंगे उसके पक्ष में वो निर्णय सुना दिया जाएगा। फिर अब एक एग्जाम्पल आप और ले लीजिए सिविल मैटर्स का। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी भूमि पर 12 साल से कब्जे में है, तो ये विधि का नियम है कि 12 साल से जो कब्जे में है उसे स्वामी माना जाए। अब स्वामी माना जाए इसके फेवर में वो इस चीज़ को बताता है कि देखिए मैं यहाँ मकान बनाए हुए हूँ, मैं नगर निगम में और बिजली घर में मैं टैक्स दे रहा हूँ, बिजली का बिल अदा कर रहा हूँ, और वो सारी चीज़ों को इस चीज़ों को वो साबित कर रहा है। उसके बावजूद भी निचली अदालत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको ओनर नहीं मानती। तो ओनर का मानना ना मानना एक विधि का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और इस पर यदि निचली अदालत ध्यान नहीं देती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से हायर कोर्ट जाएगा और ये बात कहेगा कि मेरे सारे साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए मुझे स्वामी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि मैं 12 साल से वहाँ काबिज हूँ और उस 12 साल में किसी व्यक्ति ने कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया, ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, और इस तथ्यों के बावजूद भी मुझे स्वामी नहीं माना जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज कर रहा है, इस पर हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अगर चाहेगी तो इस पर सुनवाई सुन सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा लेक्चर ये रहा है कि आप पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि विधि के प्रश्न और तथ्य के प्रश्न क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।